हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को रद्द कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद से ही छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर के सियासी पारा चढ़ गया। सूबे की भूपेश सरकार ने पिछले साल 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 76% आरक्षण विधेयक पारित करके राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा था। लेकिन इस आरक्षण संशोधन विधेयक को अभी भी राज्यपाल की मुहर का इंतजार है। आरक्षण को लेकर जारी सियासत के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके की जगह राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राज्य का राज्यपाल बनाया गया। नए राज्यपाल के आने के साथ ही एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा सियासी फिजाओं में गूंजने लगा। कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे, आज दूसरा राज्यपाल आया है। उनसे हम लोग आदिवासी समाज, ST SC, पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। वही बात कर रहा था कि समीक्षा करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा आपके सामने होगा। तो वहीं सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी आरक्षण मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। इसकी बड़ी वजह छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल्य राज्य होना भी है। यही नहीं, OBC वर्ग भी राज्य के दूसरे स्थान पर है। नतीजतन विपक्ष भी आरक्षण को भुनाने की कोशिशों में लगा है। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। इनके मंशा के अनुरूप गवर्नर थोड़ी चलेगा, कायदे कानून नियम से, प्रक्रिया से चलेगा। किसी के कहने से और दबाव से सरकार यदि दबाव डाल के गवर्नर से कुछ काम कराना चाहेगी तो संभव नहीं। आरक्षण बिल राजभवन में अटका हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इस सियासत का खामियाजा आरक्षित वर्ग भुगत रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 2023 में ऊंट किस करवट बैठता है। जनता इसके लिए किसे दोषी मानती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण का जो मुद्दा है वो अभी तक नहीं सुलझ पाया है और इसी वजह से इस पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने के लिए गया, लेकिन उसके बाद से जो सियासत है वो एक बार और बढ़ गई है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। आरक्षण पर सियासत क्यों? क्या कांग्रेस की आशा होगी पूरी? क्या आरक्षण पार करेगा नैया? मिशन 23 में किसे मिलेगा जनता का साथ? तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आज मंत्री कवासी लखमा के साथ विधायकों का एक दल गया राज्यपाल से मिलने के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई राज्यपाल दबाव में है। तो वहीं दूसरी ओर रमन सिंह को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी के दबाव से नहीं चलेगा, कायदे कानून से बात आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नो डाउट दिव्यांशु, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और आने वाले समय में सत्ता की बतरनी पार करना है तो इस मुद्दे को लेके चलना पड़ेगा। हकीकत ये है कि ये अब केवल चुनावी क्रेडिट, ये मुद्दे की आरक्षण की जो क्रेडिट लेने वाली बात है कि कौन सी पार्टी इस चीज की क्रेडिट लेती है, इस बात की क्रेडिट लेती है कि उन्होंने ये आरक्षण
बिल पास कराया। हकीकत ये है कि ये आने वाले समय का एक मैनिफेस्टो का मुद्दा है, जनता के बीच चर्चा का विषय है। एक बड़ा खेमा जहां 1 करोड़ आदिवासी जिस राज्य में रहते हो, जी उस जगह का ये बड़ा संगीन मुद्दा है। अब ये विषय जो छत्तीसगढ़ में है, जो पिछले 6 महीने से बड़ी चीज हो रही है, ये क्रेडिट लेने वाला विषय है। भाजपा के कुछ अपने तत्व तर्क हैं, कांग्रेस के कुछ अपने तथ्य तर्क है। सदन की बात को अगर गहराई से समझे और सदन की बातों को बड़े गंभीरता से लेके जो डिस्कशन, एक बड़ा 7 घंटे 8 घंटे का जो आरक्षण को लेकर डिस्कशन था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मजबूती से अपना पक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसके विरोध में नहीं है, कांग्रेस भी इसके विरोध में नहीं है। अगर बहुत आदर्श स्थिति पैदा होती तो 15-20 मिनट में यह मुद्दा दोनों ही पक्ष द्वारा इसको लाया जा सकता था, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी जो दलीलें पेश कर रहे हैं इस मसौदे के पीछे, उनकी जो मंशा, सरकार की जो मंशा है उसको सामने ला रहे हैं कि अगर आप इसको वाकई लाना चाहते हैं तो इस मसौदे को जो अन्य राज्यों ने किया, उस मसौदे को इतनी सुंदरता के साथ लाया जाए कि कोई फिर से ये विधि के दाव पेच में ना फंस पाए और फिर अदालतों के चक्कर में इसकी तकलीफें और ना बढ़ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना कथन है। जी वहीं क्वांटिफाइबल डेटा की अपनी लड़ाई है कि जब क्वांटिफाइबल डेटा का प्रस्तुति आप सदन में नहीं कर रहे हैं, पटल पर नहीं रख रहे हैं, वहां एक बड़ा गंभीर मुद्दा खड़ा होता है कि जो बेस बनाना चाह रहे हैं, 50% आरक्षण उच्चतम न्यायालय ने दिया हुआ है जी उसके ऊपर आपको करना है, आप कर सकते हो। उन्होंने स्टॉप पॉइंट नहीं लगाया है, उन्होंने कहा 50 पॉइंट हमारी तरफ फिक्स है। कोई राज्य अगर इसको अधिक करना चाहता है तो अपने तार्किक तर्क और उसके पीछे के दस्तावेज जो ये प्रदर्शित करते हो कि ये बहुत जरूरी है। अन्य राज्यों ने भी किया है, झारखंड ने किया है, तमिलनाडु ने किया है और बहुत तार्किक तर्क दस्तावेज संलग्न करके उस अपनी दलील प्रस्तुत करके अपनी दलील देके उन्होंने उसको मुकाम को पाया है। जी वही प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार को करना चाहिए, ये भाजपा का कहना है। वही सत्ता पक्ष वो इनके विपक्ष को ये जवाब दे रहे कि आपने ननकी राम कंवर की रिपोर्ट, मुख्य सचिव की रिपोर्ट को क्यों पटल पर नहीं रख रहे, सदन पर नहीं रख रहे, क्यों छुपाया जा रहा है? 4 साल आप लड़ाई, कानूनी लड़ाई को आप तरीके से क्यों लड़ पा रहे हैं? तो दोनों पार्टी के मुख्तलिफ बयान है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टी ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी आरक्षण का फेवर में, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए दोनों पार्टी इतनी संघर्षशील है इस विषय में कि हम क्रेडिट किसको जाए, अब मुद्दा ये रह गया है। इस हौच पौच में कुछ संवैधानिक मर्यादाओं के कारण राज्यपाल मुखर नहीं हो पाए हैं। राज्यपाल की तरफ से तमाम तकलीफ जो हो रही है, ऐसा जो कहा जा रहा है, तो वो एक अब ये राजनीतिक कुल मिला के लब्बो लवाब ये क्योंकि ये राजनीतिक दबेज में फंसा हुआ आरक्षण बिल बन गया छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य ये है कि हिंदुस्तान का इकलौता प्रदेश है जहां पे अभी आरक्षण शून्य है। इसके तकलीफ इतनी बड़ी हुई है नए नौजवानों की जो एग्जाम क्लियर कर लिया उनकी, जो नौकरी पे जाने वाले उनकी, और आज ही जो पेपर में जो आया है हेल्थ विभाग का कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, देने को तैयार हैं, मगर कुछ कानूनी दावपेच और आरक्षण का बिल पास नहीं होने के कारण कुछ भर्तियां रुकी हुई है। तो जो तकलीफें पटल जो आ रही है, देख रहे हैं, जो रोज जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं, वो अपनी जगह है, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है और राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है। सुरेंद्र जी का मैं रुख करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, बड़ी ही उम्मीदों के साथ आज आप लोग गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, लेकिन आपको निराशा हाथ लगी, जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ जवाब वहां से नहीं मिला, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षण का विषय राजनीतिक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह सामाजिक न्याय की लड़ाई, छत्तीसगढ़ के स्थानीय आबादी के हक और अधिकार की लड़ाई है और ये संघर्ष जब तक विधेयक पास नहीं होता जारी रहेगा। आज आप रमन सिंह के वक्तव्य को एक बार फिर से स्मरण करेंगे तो भाजपा का षड्यंत्र बड़ा स्पष्ट हो जाता है। रमन सिंह ने क्या कहा कि राज्य के मंशा के अनुरूप गवर्नर नहीं चलेंगे। शायद ये भाजपाई न कानून को मानते हैं न संविधान को। अनुच्छेद 163 में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि प्रदेश का राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा और राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद हो। इसका तात्पर्य क्या होता है? रमन सिंह बताए कि अगर सरकार के सलाह पर काम नहीं करेगा राजभवन, तो क्या आरएसएस और भाजपा के इशारे पर काम करेगा? जो इनका चरित्र है संवैधानिक संस्थानों को पार्टी कार्यालय के रूप में चलाने की। और लगातार देखिए दिव्यांशु जी, जब विशेष सत्र बुलाया गया, वह भी महामहिम, तत्कालिक महामहिम अनुसुईया जी थी, उइके जी, उनके सलाह पर विशेष सत्र
आहूत किया गया था। सर्वसम्मति से पारित विधेयक को राजभवन में उसके संदर्भ में क्या प्रक्रिया होगी, इस बात का वर्णन भी अनुच्छेद 200 में है संविधान के। उसमें 3 ही विकल्प थे, या तो वो हस्ताक्षर करके पारित कर देते, या आपत्ति के साथ उनको लौटा देते, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते। और जो इस प्रकार से अनिश्चित काल तक लौटाने की प्रवृत्ति है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसको जायज ठहरा रहे हैं, इससे भाजपा का षड्यंत्र प्रमाणित होता है। फिर ये बताए कि विधानसभा में समर्थन की नौटंकी दिखाए तब गलत थे, कि आज जो लटकाने की प्रवृत्ति राजभवन के द्वारा अपनाई जा रही है तब गलत है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। देश में जी ठीक है लक्ष्मी जी एक ही देश में इसी प्रकार का एक कानून झारखंड में 11 नवंबर से पेंडिंग है, राजभवन उस पर मौन है, दबा के बैठे हैं। यहां भी 2 दिसंबर से राजभवन में लंबित है, लेकिन इसी तरह का आरक्षण विधेयक जो है कर्नाटक में 1 घंटे नहीं लगते पारित हो जाते हैं जी। तो राजभवन को अगर विधि सलाह लेनी है तो कर्नाटक से पूछ ले, या ये बताए कि देश में 2 संविधान है, 2 कानून है, जहां भाजपा शासित राज्य है उनके लिए अलग और कांग्रेस शासित राज्यों के लिए अलग। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है स्थानीय आबादी के हक और अधिकार के विपरीत रहा है, और आज भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और समझ रही है कौन लोग हैं और किसके इशारे पर लटकाया जा रहा है। भाजपाइयों का जो चरित्र है, जो राजभवन के पीछे खड़े होकर आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक जो यहाँ के बहुसंख्यक आबादी के दिव्यांशु जी रोजगार और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उसको लटकाने बाधित करने का काम ये करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को जवाब देगी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और ये सवाल उठना लाजमी भी है कि कर्नाटक में ऐसा क्या है कि पारित हो जाता है और छत्तीसगढ़ में अटका दिया जाता है। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए इसका। अभी बड़ी बातें सुरेंद्र जी रख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण विधेयक को लटकाना चाह रही है। इनको पता होगा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ और कथनी और करनी में कांग्रेस के जमीन आसमान का अंतर है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। ओबीसी आरक्षण जब हुआ और उसको कोर्ट में चैलेंज करने का काम कुणाल शुक्ला ने किया और उसको इन्होंने पुरस्कार दिया, उसी तरह केपी खांडे को पुरस्कृत किया। तो ये तो कांग्रेस के चरित्र में है। एक तरफ वो जनता को दिखाने के लिए आरक्षण विधेयक लेके आती है और दूसरे तरफ कोर्ट में जाके उस पर आपत्ति लगवाते हैं। तो ये कांग्रेस जो है ये चुनावी लाभ लेने के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेके आई है। कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो 58% आरक्षण टिक नहीं पाया छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और ये 76% आरक्षण जो लेके आए हैं इसमें जो तथ्यात्मक चीजों को इंगित करना था वो नहीं है। अभी तक इनका ओबीसी वर्ग का क्वांटिफाइबल डाटा जो है वो पेश नहीं हुआ है। के मनीष जी जो संवैधानिक विशेषज्ञ है, उनका तक मानना है कि ये जो आरक्षण विधेयक आया है वो टिक नहीं पाएगा। तो इन्हें पहले से ही पता है कि ये आरक्षण जो लेके आ रहे हैं वो जनता को दिखाने के लिए है। इनके दिखावे में जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी। लेकिन सुरेंद्र जी, आज ये छत्तीसगढ़ की जनता है जिनसे आप लोगों ने वादा खिलाफी किया है, ये जनता जान चुकी है। अब आपके भुलावे में नहीं आने वाली है। आप लाख बरगरा ले, इन्हें पता है कि ये आरक्षण जो है वो टिक नहीं पाएगा, इसलिए आप लोगों ने इस तरह से आरक्षण की पृष्ठभूमि तय की। आप अभी राज्यपाल महोदय पे आरोप लगा रहे थे, आप कोई संवैधानिक संस्थाओं को मानना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दबाव की राजनीति करके किसी चीजों को आप राज्यपाल से करवा लें। राज्यपाल संवैधानिक रूप से काम करने के लिए लाई गई है क्या, या अभी कर रहे हैं? लेकिन कांग्रेस हमेशा से यहाँ जब से देख रहे हैं आरक्षण विधेयक पे एक दबाव बनाती आ रही है, और इनका जब दबाव नहीं चलता है तो ये विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। ये उनका निर्णय है। चूंकि संवैधानिक संस्था में बैठे जो लोग हैं वो उनके विधि विशेषज्ञ हैं, उनके सलाहकार हैं। आपने उसको विधानसभा से पारित किया, भेजा, और ये उनका विवेक है। लेकिन ये विपक्ष पे आरोप लगाने में नहीं चूकते हैं। जब अच्छा काम हो
तो आज तक देखे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। अगर कोई अड़चन आए तो वो केंद्रीय गवर्नमेंट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। अगर आप आईने में देखें सुरेंद्र जी, आप खुद भी वकील हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप विधि के आ रहा हूं, को जानते हैं। हमारे बीच में जी बोलिए, शर्मा जी भी बैठे हैं और उन्होंने भी अपनी बात को रखा है कि कांग्रेस जो है वो चुनावी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस ढंग से एक षड्यंत्र रच रही है। तो राजनीतिक लाभ आपको नहीं लेना है, कांग्रेस ही ले रही है। देखिए, हमने जनता का जब 2012 में आदिवासी आरक्षण किया तो हमने पूरी समर्पण के साथ में आरक्षण दिया और सारे जो शिक्षा विभाग और जो भी नौकरियां थी उनके आधार पे उन्हें आरक्षण मिला और वो आरक्षण कंटिन्यू रहा। लेकिन इन्होंने कोर्ट में चाहे तथ्यात्मक डाटा की बात करें, वो प्रस्तुत नहीं कर पाए और उसके बाद ये दोष दूसरे पे बढ़ते हैं। अब 4 साल हो गया सुरेंद्र जी, अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसके बाद भी ये षड्यंत्र करना इनका नहीं खत्म हो रहा है। लक्ष्मी जी, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता राजभवन से तत्परता बरतने की अपील करता हुआ नहीं दिखेगा। ये अभी कह रहे हैं कि वो न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा, तो क्या भाजपाई या राजभवन किसी को न्यायालय जाने से रोक सकते हैं? विधायिका का अधिकार है और जो सर्वसम्मति से बिल पारित है 76% आरक्षण का, राजभवन में हस्ताक्षर होते ही वो लागू हो जाएगा। और जहां तक कोर्ट का सवाल है वो सरकार जवाब देगी। 15 साल ये सरकार में रहे, पूछिए इनसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया हो या ओबीसी ईडब्ल्यूएस का हेड काउंट करने के लिए कोई प्रयास किया गया हो, और इनको तो अपने पाप याद आ रहे हैं। 2012 में जो आरक्षण लागू किया गया था उसके लिए 2 कमेटी बैठी थी और कमेटी जो है सरकार को अनुशंसा करने के लिए उसके रिपोर्ट के आधार पर विधेयक लाया जाता है और वो आंकड़े जो है न्यायालय में अगर पूछा जाता है तो काम आता है। ये बताए, ननकी राम कमेटी की सिफारिश और सीएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश न्यायालय में क्यों प्रस्तुत नहीं किया? हाईकोर्ट के फैसले में दिव्यांशु जी स्पष्ट मानना है कि 2018 तक मूल जवाब और संशोधित जवाब दोनों प्रस्तुत किए जा चुके थे। शपथ पत्र तक में दोनों कमेटी का जिक्र नहीं था। और ये जो झूठ बोल रहे हैं, इनकावर याचिका लगी थी वो 2012 के आरक्षण बिल पर, उसमें प्रमुखवादी जो था वो गुरु घासीदास साहित्य प्रसिद्ध भी थी, क्योंकि उनके आरक्षण को 4% काटने का पाप यदि किसी ने किया था बिना आधार के, वो रमन सरकार थी। तो ये मूलतः आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये आप देखिए, एक तरफ नौटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं समर्थन का, सर्वसम्मति से पास हुआ ना, तब इनके मुंह में दही जम गया था। और हेड काउंट के लिए देखिए व्यवस्था ऐसी होती है दिव्यांशु जी, एससी और एसटी का जो है जनगणना सेंसस के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कोई हेड काउंट की व्यवस्था नहीं थी। 15 साल में कोई प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने तो जस्टिस छविलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल आयोग का गठन किया, उसके डेटा आए, यदि न्यायालय में कोई चैलेंज करता है तो वो रिपोर्ट तैयार है और उसी के आधार पर विधि विभाग से परीक्षण के बाद में विधेयक आया, जिसको सहमति देने की नौटंकी भी है भाजपाई की है। आज जब वो राजभवन में लंबित है तो छत्तीसगढ़ का एक भी भाजपाई राजभवन से इतने महत्वपूर्ण विषय पर तत्परता बरतने की अपील नहीं करता। यह इनका राजनीतिक पाखंड है। ठीक है लक्ष्मी जी, राजनीतिक पाखंड क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पाखंड नहीं करती है सुरेंद्र जी, इस चीज को आप समझ लीजिए। राजनीतिक पाखंड करने में कांग्रेस पारंगत है और इसका प्रमाण जो है आप चुनाव के पहले एक दिन भानु प्रताप चुनाव के दरमियान लक्ष्मी जी आपको कि आपने जो तथ्यात्मक चीजों को देखने की आपने लक्ष्मी जी नहीं दिखाई तत्परता। आपने जो आरक्षण लेके आया, आज आपके जो आरक्षण है, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट बोले, चाहे अभी तमिलनाडु के पीएमके की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे सही मेल नहीं खाता। आपने मात्र अरे सुरेंद्र जी एक एक करके अपनी बात रखिए कि ये जाति के इतने प्रतिशत हैं, ये ओबीसी इतने हैं, एससी इतने हैं, सामान्य वर्ग इतने हैं। इस टाइप से आपने एक तथ्यात्मक डाटा नहीं लिया है।
आपने एक आधारभूत घाटा के आधार पे अगर आपके पास क्वांटिफाइबल डाटा होता और आप उस वर्ग को क्यों लाभ देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजों को कहीं न कहीं आपने आरक्षण में महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, निश्चित रूप से अगर आपने सम्मिलित किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। राज्यपाल जी ने जो 10 बिंदु में आपको जवाब मांगा था वो भी आपने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं चलिए दिया। ठीक है सुरेंद्र जी लक्ष्मी जी चीजों को कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाहती चर्चा में उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। एक मिनट उचित जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कर्नाटक में कैसे पास हो गया और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, और दूसरा ये है कि जिस वजह से जो हम देख रहे हैं कितने लंबे समय से लंबित हो गया है विधेयक, तो कई ऐसे, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भर्तियां अटक गई हैं, तो छात्रों का तो नुकसान हो रहा है ना उचित जी? हो रहा है दिव्यांशु। देखिए, कर्नाटक में इस मुद्दे पर लेके उनकी एकमत राय बनी कि इस मुद्दे को लेके जैसे एकमत राय यहाँ भी बननी चाहिए। वो जो एकमत राय सत्ता पक्ष ने वहां पे डेवलप करा ली, यहाँ पे सत्ता पक्ष वो नहीं करा। एक महत्वपूर्ण बात उस पे तो जो चीजें एकजुट होकर दोनों ही पक्षों को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भाजपा का, मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा का पक्ष नहीं, भाजपा का तर्क ये है, उनको इस आरक्षण से विरोध, इस प्रक्रिया से विरोध है, ताकि ये जो ये प्रक्रिया जो चूक हो रही है वो कहीं अदालत में जाके नासूर ना बन जाए। तो उनकी तकलीफें और उनका दर्द वो है, उनकी चेतना में आने वाले समय में ये तकलीफें ना बढ़ जाए वो है। वो प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, आरक्षण का नहीं। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। वहीं पे ये इनके पुराने, कांग्रेस जो है वो पुराने अनुभव को बताते हुए कि इन्होंने तकलीफें इस जगह है, यहाँ है, भाजपा राजनीति कर रही है, वो राजभवन के स्पोक पर्सन बने हुए हैं, भाजपा सलाह दे रही है, इस गवर्नर को सलाह दे रही, तमाम वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दुष्परिणाम ये निकल के आ रहा है कि जो पिछले 6 महीने से तकलीफों सितंबर से जो छत्तीसगढ़ पूरा तकलीफें झेल रहा है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि इसके आपके इस नूरा कुश्ती से जो निचोड़ निकल के आ रहा है उसकी तकलीफ तो आम जनमानस देख रही है। बिल्कुल, उसमें गंभीर विषय में दोनों ही राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। जो हमारे सियासी लोग हैं, जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, सियासी लोग, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के, इनको एक बार अपनी बातों को इनको तो देखते हुए, इन बच्चों को देखते हुए, इन भर्तियों को देखते हुए, इन कॉलेजों के तमाम एप्लीकेशन इनके पास रखे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि आरक्षण की स्थिति शून्य बनी हुई है। तो उस प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए एक विषय में कम से कम राजनीति ना हो और एक समुचित एक संवाद के थ्रू दोनों ही राजनीतिक दलों में एक आदर्श स्थिति बना के इसको पास करने के लिए दोनों ही दलों को एक अपने इस राज्य के गवर्नर के पास बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए। इसका समाधान आप हकीकत ये कि हम नक्सल का समाधान तो वार्तालाप से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बात करते हैं, हम सियासी लोग खुद आपस में बैठ के इसका समाधान नहीं निकाल पाते इस आरक्षण जैसे मुद्दे का, तो बड़ा हंसी के पात्र बनते हैं कि ये आप संवाद करना उनसे चाहते हैं, लेकिन आपस में संवाद करके आम आवाम का भला क्यों नहीं चाहते, उस 1 करोड़ आदिवासियों का भला क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये बड़ा मतलब एक गंभीर सवाल है लोगों का, सियासी लोगों से। बिल्कुल सही कहा आपने उचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बाध्यता है, तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ है, दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरीके से इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लाभ उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान उस वर्ग का हो रहा है। ऐसे कई छात्र हैं जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, भर्तियां अटक गई हैं और इस वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हम भी यही चाहते हैं कि ये जो गतिरोध हो ये समाप्त हो, बातचीत के माध्यम से राज्यपाल के साथ बैठकर के दोनों ही दल बैठें और इस पर जल्द से जल्द समाधान निकालें। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।